नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार दौरे की खबर के साथ में। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ में बैठक की और विकास कार्यों का जायजा लिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने सबसे पहले शांतिकुंज में आरएसएस के नेता मदन दास देवी से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम धामी ने हरिद्वार के डाम कोठी में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने आगामी कांवड़ यात्रा और मानसून से निपटने को लेकर तैयारी करने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो शहर में हो रही जलभराव की समस्या को जल्द से जल्द दूर करें, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के बाद कई जगह पर जलभराव की शिकायतें आ रही थी, उसे भी दूर करने के लिए कहा गया है। साथ ही मॉनसून और आने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई, जिसमें पार्किंग और पुलिस व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जैसे मंत्रों को लेकर आगे बढ़ रही है। आज सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो वक्त पर ऑफिस पहुंचे। साथ ही उन्हें लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने के भी आदेश दिए गए हैं। किसी भी तरह की शिकायत सीएम ऑफिस तक ना पहुंचे, ये हिदायत दी गई है। सभी शिकायतों और समस्याओं का निस्तारण जिम्मेदार और संबंधित अधिकारी अपने स्तर पर करें, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। तो अभी उपचुनाव होने हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। हरिद्वार में पहुंचे थे, जहां विकास योजनाओं का लाभ क्या जनता तक पहुंच रहा है, इसको लेकर उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ में बैठक की। साथ ही साथ मॉनसून सीजन में जिस तरह से जलभराव की दिक्कतें सामने आती हैं, जिस तरह से हमने कई तस्वीरों में भी देखा था कि जब बारिश के बाद हरिद्वार की सड़कों की स्थिति किस तरह की हो जाती है, सड़कों के चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है उसकी वजह से जलभराव की दिक्कतें सामने आती हैं। तो इस तरह की दिक्कतें सामने ना आए, लोगों को परेशानियां ना हो और आने वाले दिनों में जो कांवड़ यात्रा होनी है उसे लेकर तैयारियों में कोई कमी ना रहने पाए, इसको लेकर के भी साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि शिकायतें सीएम ऑफिस तक ना पहुंचे, उनका समाधान आप अपने स्तर पर कीजिए और जनता की जो समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश कीजिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है और सरकार बनने के बाद शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह को बनाया गया है, जो हरिद्वार पहुंचे थे। तो पंजाब के आम आदमी पार्टी सरकार में शिक्षा मंत्री और खेल और युवा सेवा विभाग मंत्री गुरमीत सिंह धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में स्थित जगदीश स्वरूप आश्रम में भागवत कथा के आयोजन में शिरकत की। शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह का संत समाज और आयोजनकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आज पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह पहली बार हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मैं यहां संतों का आशीर्वाद लेने आया हूं और पंजाब सरकार अच्छे से काम करती रहे, यही परमात्मा से आशीर्वाद की कामना की। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वे यहां किसी मंत्री की हैसियत से नहीं आए हैं, बल्कि वो संतों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने व्यास जी से भागवत कथा का श्रवण भी किया और पंजाब में अमन और शांति के लिए कामना भी की। देखो, अज तो मैं क्योंकि मंत्री तौर पर नहीं आया इत्थे, क्योंकि साडे जलूर पवित्र धाम है। स्वामी अमृतानंद जी, स्वामी राम जी, साडे महंत प्यारा दास जी, बड़ा मेरी शरधा उस स्थान ते, साडी सारे इलाके की बड़ी शरधा हैगी। उन्हां दे बुलावे ते अज मैं इत्थे पहुंचे ते मैं समुची साडे बरनाले दी संगत दा, स्वामी जी दा, पंडित जी दा, सारियां दा धन्नवाद करदा जिन्हां ने मैनूं इत्थे बुलावा दिता ते पवित्र जिहड़ी नगरी दे जिहड़े है वो दर्शन कराए ने। सो मैं जो भी संगत अज इत्थे
ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਿਭਾਈ। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत गरीब लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके, ये कोशिश बीजेपी सरकार की है। तो मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के रूप में मनाने जा रही है। इस विषय में पार्टी ने 30 मई से 15 जून तक कार्यक्रम निर्धारित कर दिए हैं। तय कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भश्विन ने बताया कि कार्यक्रमों से क्रियान्वयन के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल के संयोजन में प्रदेश स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मार्गदर्शन में संचालित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मुफ्त टीकाकरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, आयुष्मान भारत योजना, हर घर नल से जल योजना जैसी दर्जनों कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक लाभान्वित और जरूरतमंद लोगों को इन कार्यक्रमों से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो बीजेपी बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को मनाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी में जश्न की तैयारियां जहां एक और देखने को मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर ये कोशिश सरकार की है कि जो योजनाएं सरकार चला रही है, जिन योजनाओं को केंद्र सरकार ने चलाया है, उन योजनाओं का लाभ गरीब लोगों तक पहुंच सके, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंच सके जो इन योजनाओं के असल हकदार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्या गरीब लोगों तक जो सचमुच में जिन्हें लाभार्थी होना चाहिए था, क्या उन लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच पाता है या फिर नहीं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के निर्देश पर यह पखवाड़ा 30 मई से प्रारंभ होगा और उत्तराखंड सहित पूरे देश में सभी प्रदेशों में मनाया जाएगा। प्रदेशों के साथ ही इससे जुड़े कार्यक्रम सभी जिलों में बूथ स्तर तक आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसान, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे कार्यों के बारे में जनता को जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर हुए कार्यों के अलावा प्रदेश स्तर पर भी जो कार्य हुए हैं उनके बारे में भी जनता को विस्तार से अवगत कराया जाएगा। उत्तराखंड सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल गजा पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में वनाग्नि के मुद्दे पर गंभीरता के साथ चर्चा की गई। तो क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने नगर पंचायत गजा के तहसील भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक का मुख्य बिंदु वनाग्नि पर काबू पाना था। बैठक के दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि वनाग्नि पर तत्परता से काबू पाने के लिए पहली बार नवाचार प्रयोग के तौर पर एक्टिव कमेटियों का गठन किया जा रहा है, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में कमेटी का गठन कर दिया गया है। जिलाधिकारी को शामिल करने से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भूमिका भी अहम और महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने बताया कि इस दूरगामी सोच के साथ हर ग्राम सभा में फायर कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रधान इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे और वन पंचायत के सरपंच, युवक, मंगल और महिला मंडल दलों के प्रतिनिधि समेत फॉरेस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ ऐसी कमेटियों में जन सहभागिता भी जरूरी होगी। वन मंत्री ने कहा कि प्रायः ये देखा गया है कि बगैर जन सहभागिता के इस तरह के कामों में आशातीत सफलता हासिल नहीं होती है। उनियाल ने बताया कि वन पंचायत एक्ट में संशोधन किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम के तहत वनों में फलदार वृक्षों को प्राथमिकता के साथ लगाए जाने की तैयारी की जा रही है ताकि ये लोगों के लिए आर्थिकी का जरिया भी बन सके और लोगों का रुझान वनों को संरक्षित रखने की ओर बढ़ सके। साथ ही साथ जो लकड़ियों से खाना बनाने को मजबूर थे, सरकार वर्ष भर में उन्हें 3 सिलेंडर मुहैया कराएगी। उनियाल ने निर्देश दिए कि सूचनाओं के आदान प्रदान और सहूलियत के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लें। तो जंगलों में लगी आग अब सरकार के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बरसात कई इलाकों में देखने को मिली है, जिसके बाद वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश जरूर लगा है, लेकिन ये केवल एक साल की समस्या नहीं है। हर साल इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और हर साल जंगल आग से धधक उठते हैं। सुबोध उनियाल ने बैठक जरूर ली है, लेकिन क्या इस बैठक में जो फैसले लिए गए हैं वो जमीनी स्तर पर देखने को मिलेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस तरह से गर्मियों के मौसम में उत्तराखंड के जंगल धधक उठते हैं, आखिर उस पर पूर्ण विराम कब लगेगा, इस बारे में भी सोचना होगा। जन सहभागिता की बात सुबोध उनियाल ने जरूर की है और जन सहभागिता बेहद जरूरी है, उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रयास काफी होंगे? इस सवाल का जवाब भी वक्त की गोद में छिपा हुआ है। रूप से इस वर्ष हम लोगों ने वनाग्नि में आपने देखा होगा पहली बार ऐसे नवाचार किए जो नए इनोवेटिव में जो काम किया, जिसमें पहली बार जिलाधिकारी को इन्वॉल्व किया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी जिले में समिति बनी है, जिससे 2 फायदे हुए। एक तो तात्कालिक अगर फंड की और मैन पावर की आवश्यकता थी तो वो भी हमको उपलब्ध हुआ। साथ ही साथ जो जिलाधिकारी के इन्वॉल्व होने से रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्वतः ही इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। और इसके अलावा जो हम लोगों ने दूरगामी जो एक सोच बनाई है कि हर ग्राम सभा में राज्य की फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी हम बना रहे हैं, जिसमें ग्राम प्रधान जिसका अध्यक्ष होगा, उसमें वन पंचायत के सरपंच, युवक मंगल दल, युवक और महिला मंगल दलों के प्रतिनिधि, और इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी उसमें शामिल होंगे, ताकि गाँव लोगों को ये भी महसूस हो कि हमारी भी जिम्मेदारी है। और तीसरा, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। बिना जनता के पार्टिसिपेशन के हम फॉरेस्ट फायर पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या है रिस्पॉन्स टाइम की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो हमारा मैकेनिज्म है, सूचना तो मिल जाती है कि आग लग गई, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते आदमी के आग कभी फैल जाती है अगर स्थानीय लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए हमने इंसेंटिव्स बेस्ड भी इसको कर रहे हैं, ताकि जिन गाँवों में लोगों ने सक्रियता के साथ इसको लेकर काम किया है, वहाँ पर उन लोगों को इंसेंटिव में प्रोत्साहित भी किया जाए। और बिना जन सहभागिता के मैं समझता हूँ फॉरेस्ट को बचाने से लेकर के फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने तक हम हर चीज़ में हम उतनी सफलता नहीं मिल सकती जितनी जन सहभागिता के साथ में मिलेगी। चंपावत में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ये चुनाव उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, वो भी तब जब वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। हालांकि जिस तरह से बीजेपी नेता दावे कर रहे हैं, उसके बाद तो यही लग रहा है कि बीजेपी को इस बार जो चंपावत उपचुनाव होने हैं उनमें जीत दर्ज करने में किसी भी तरह की दिक्कत सामने नहीं आने वाली है। तो चंपावत उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं। चंपावत उपचुनाव को जीतने को लेकर बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त दिख रही है। अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम में पहुंचे लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने कहा कि सीएम धामी के चंपावत सीट से चुनाव लड़ने को लेकर वहां की जनता में काफी उत्साह है। सांसद ने कहा कि सीएम धामी को जिताने के लिए कांग्रेस के लोग भी बीजेपी के साथ खड़े हैं। सांसद टम्टा ने कहा कि प्रदेश में 2022 से पहले हुए चुनाव में कभी भी किसी दल की सरकार रिपीट नहीं हुई, लेकिन धामी सरकार ने 6 महीने के भीतर प्रदेश में जो काम किए उसी का परिणाम रहा कि बीजेपी ने न सिर्फ सरकार रिपीट की बल्कि मिथ्या को भी तोड़ा। सांसद टम्टा ने कहा कि चंपावत उपचुनाव को बीजेपी रिकॉर्ड वोटों से जीतकर इतिहास बनाएगी और चंपावत विधानसभा के विकास की धारा आगे बढ़ेगी। तो चंपावत में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अपनी अपनी ओर से दावे भी कर रहे हैं। दोनों पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि चंपावत उपचुनाव में उनकी पार्टी जीत दर्ज करेगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब चंपावत में उपचुनाव होंगे तो उस दौरान हवा का रुख किस ओर बहता है, क्योंकि अभी हाल ही में जब
अंत्योदय योजना के तहत सरकार ने एक फैसला किया था कि साल में 3 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, गरीब लोगों को ये सिलेंडर फ्री मिलेंगे। तो उस पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। साफ तौर पर यह आरोप लगाया था कि उपचुनाव हैं, इसलिए सरकार इस तरह की घोषणाएं कर रही है। बाकायदा चुनाव आयोग में भी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहुंच गया था। तो अब सियासत भी खूब चल रही है, लेकिन पंचायत उपचुनाव किस पार्टी के चेहरे पर खुशी लेकर आएगा, यह देखने वाली बात होगी। चंपावत के चुनाव में मैं लगातार बना हूं और आज ही कल रात ही में आया हूं। मैं अभी चंपावत को निकलने वाला हूं, क्योंकि चंपावत विधानसभा के अंदर जो उत्साह वहां के लोगों के अंदर दिख रहा है और लगातार बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और उसके पीछे एक कारण है कि ऐसा मौका कोई नहीं खोना चाहता कि वो अपना मतदान मुख्यमंत्री जी के पक्ष में दे। वो अपने मतदान को मुख्यमंत्री जी के पक्ष में देना चाहते हैं। और 6 साढ़े 6 महीने के कालखंड के अंदर पुष्कर धामी सरकार ने मोदी जी के सहयोग के माध्यम से, मोदी जी की योजनाओं को आगे बढ़ाने के माध्यम से जो विकास कार्य किए, उसका प्रतिफल है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई। और चुनाव का प्रबंध समिति का संयोजक होने के नाते से मैं कह सकता हूं कि पहली बार राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रिपीट हुई और बहुत सारी मिथ्याएं भी टूटी। और उस रिकॉर्ड को भी हमारी सरकार तोड़ेगी और अधिकतम वोटों से इतिहास बना करके चंपावत की जनता पुष्कर सिंह धामी जी को अपना मुख्यमंत्री और विधायक बना करके मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी एक पहली बार हमारे युवा चेहरे को आगे आने का अवसर मिलेगा। हमारी विकास की धारा आगे बढ़ेगी। भाजपुर से समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल केलाखेड़ा में नगर पंचायत के जो उपचुनाव हुए थे, उनमें समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार को यहां उपचुनाव में शिकस्त दी है। तो केलाखेड़ा नगर पंचायत के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकरम पठान ने कांग्रेस उम्मीदवार को 172 मतों से पराजित किया है। मतगणना के उपरांत अकरम पठान के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों से नगर में विजय जुलूस निकाला और जमकर आतिशबाजी की। बता दें कि केलाखेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का उपचुनाव न्यायालय के आदेश के बाद कराया गया, जिसको लेकर बीती 19 मई को मतदान कराया गया था। वहीं शनिवार को बाजपुर के तहसील सभागार में उपचुनाव की मतगणना कराई गई। मतगणना के लिए प्रशासन ने नोटेबल बनाई, जिसमें एक राउंड की गिनती के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकरम पठान को 2255 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गुलनाज को 2083 मत प्राप्त हुए, जिसमें अकरम पठान ने 172 मतों से जीत हासिल की। अकरम पठान की जीत के बाद उनके समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिला, जहां उनके समर्थकों ने अकरम पठान का फूल मालाओं से स्वागत किया और नगर में जुलूस निकाला। वहीं इस दौरान चुनाव अधिकारी अरुण कुमार ने विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देकर शुभकामनाएं दी। वहीं चुनाव अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि निष्पक्ष रूप से मतगणना हुई है। 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ और मतगणना का कार्य बड़े सद्भावपूर्ण वातावरण में हुआ और सभी जो उनके एजेंटगण थे, उन्होंने किसी ने भी किसी तरह का बड़ा डिसिप्लिन बनाए रखा। मैं उनका आभारी हूँ इसलिए। और हमने सभी उसका जो है प्रत्येक टेबल पे काफ़ी ध्यान से उसका किया कि किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो। और यह कि अभी मतगणना संपन्न हुई है, जिसमें श्री अकरम खान जो हैं वो 172 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं और मैं उनको बधाई देता हूँ। बुलेटिन में अब बात मां जगदीशुला की भव्य डोली की भी कर लेते हैं, जो 13 जिलों के 165 तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते हुए पहुंचेगी। तो कुंभ नगरी देवप्रयाग में गंगा स्नान और रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशुला की 23वीं डोली रथ यात्रा शुक्रवार को कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर के लिए रवाना हुई। इससे पहले डोली यात्रा पहली बार नृसिंह मंदिर मुनेट पहुंची। यात्रा के दर्शन के लिए स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों ने भी दर्शन कर आशीर्वाद लिया। गंगा मैया के जयकारे के साथ डोली ने संगम पर स्नान किया। बता दें कि ये रथ यात्रा 11 मई को हरिद्वार से मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में निकली थी, जहां विश्व शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। 23वीं बार आयोजित डोली यात्रा को 13 जिलों में 165 तीर्थ स्थानों पर जाना है, जिससे बाबा विश्वनाथ के 1000 धाम स्थापना का संकल्प पूरा हो सके।
पिछली बार ये डोली 141 तीर्थ स्थानों पर गई थी। इस मौके पर मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि मानी जाती है, लेकिन यहाँ तीर्थाटन नीति न होने के कारण कई पौराणिक स्थल उपेक्षित हैं। उत्तराखंड की पौराणिक परंपराओं और संस्कृति को जोड़कर देश भर के लोगों का ध्यान देवभूमि की ओर आकर्षित कर सकते हैं। डोली यात्रा सुबह ऐतिहासिक सूर्य मंदिर पलेठी से शुरू हुई, जो हिंडोला खाल, आमणी, महड मुनेट होते हुए देवप्रयाग पहुंचे। इस दौरान तस्वीरों में आप खुद ब खुद उस नज़ारे का दीदार कर सकते हैं, किस तरह से मां जगदीशिला की डोली को लेकर श्रद्धालुओं में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। मां गंगा के जयकारे के साथ में डोली को स्नान कराया गया। ढोल और दमों में मंडाण की ध्वनि के साथ में श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए नजर आए और इस दौरान हर ओर जयकारे लग रहे थे और श्रद्धालुओं का हर्षोल्लास देखते ही बन रहा था। जगदीशिला डोली इस वर्ष 23वें साल में पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर जा रही है और ये 30 दिन की यात्रा है। इस समय डोली ने पूरे उत्तराखंड में 165 नए स्थानों पे जाना है, ताकि जो 1000 धाम स्थापन की जो बाबा विश्वनाथ जगदीशिला का संकल्प है वो पूरा हो सके। विगत 20 वर्षों में जो डोली ने भ्रमण किया 141 स्थान पर गई और इस बार 165 स्थानों पर जाएगी। तीर्थाटन प्रदेश हमारा बने, उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि का जो स्वरूप है वो साकार हो सके, इस डोली का ये मुख्य उद्देश्य है और विश्व में शांति हो सके, हमारी देव संस्कृति जिंदा रहे और जो हमारे 4 धाम हैं इसके साथ साथ 1000 धाम उत्तराखंड में स्थापित हों, इस यात्रा का उद्देश्य है। पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और पर्यटन सीजन शुरू होते ही मसूरी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं, लिहाजा प्रशासन पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। व्यवस्थाएं मुकम्मल रहें, किसी भी तरह की दिक्कतें सामने ना आए, इसको लेकर तैयारियां पहले भी की गई थी और अब मसूरी एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने एसडीएम कार्यालय में मसूरी में पर्यटन सीजन की तैयारियां और पूर्व में दिए गए उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश के अनुपालन को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को पेयजल लाइनें डालने के बाद धीमी गति से सड़क निर्माण किए जाने को लेकर जमकर फटकार लगाई। इस मौके पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग को भी सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को माल रोड पर लगे एंटीक पोलो और हवाधरों से स्पा और अन्य एडवर्टाइजमेंट को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग और टेलीकॉम कंपनियों को 15 दिन के भीतर माल रोड से सभी झूलती हुई तारों को हटाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि लगातार उच्च अधिकारियों और कैबिनेट मंत्री के निर्देशों पर माल रोड का सौंदर्यीकरण करने का काम किया जा रहा है। वे जल्द माल रोड को तोड़कर 6 से 8 इंच डाउन कर निर्माण करने का काम शुरू कर देंगे। तो पर्यटन सीजन जैसे ही शुरू होता है, लोग बड़ी संख्या में मसूरी पहुंचते हैं। इस दौरान पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो, क्योंकि अक्सर ये पाया जाता है कि पर्यटक कभी जाम की वजह से परेशान नजर आते हैं, कभी सड़कों पर जलभराव की वजह से पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इसको लेकर के पहले से ही दिशा निर्देश जारी विभाग की ओर से कर दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें सामने ना आए। आज इसी को लेकर क्या जो तैयारियां की गई थी, जो निर्देश दिए गए थे, उनका पालन सही ढंग से हुआ है या नहीं, एसडीएम ने बैठक की और फटकार लगाते हुए भी एसडीएम इस दौरान नजर आए। जिस तरह से माननीय मंत्री जी का पूरा फोकस है यहाँ पर, वहीं पर आज एसडीएम साहब ने यहाँ पर जो है अधिकारियों की बैठक ली है और जो उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था उसका रिव्यू लिया गया है कि क्या काम होने हैं और कई जगह से जो शिकायत आ रही थी, चाहे वो जल निगम की ओर से हो चाहे नगर पालिका की ओर से, उस पर जो है उनको निर्देशित किया गया है एसडीएम साहब द्वारा कि इनको जो है तुरंत ठीक किया जाए। कई रोडें खुदी भी थी, उनको भी कहा गया है कि उनको जो है ठीक किया जाए। और हमने भी निवेदन किया है कि अभी बरसात से पहले जो काम नहीं हो रहे हैं, कम से कम उसकी प्लानिंग हो। माल रोड जब बने तो पूरी तैयारी के साथ बने, ऐसा ना हो कि हम माल रोड बनाएं और दूसरे दिन वो खुद जाए। तो निश्चित ही अब जो काम होगा पूरी प्लानिंग के साथ होगा और एसडीएम साहब इसमें आपने देखा होगा किस तरह से दिन रात मेहनत करके इसको ठीक करने की व्यवस्था कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी पूरा रोज जो है इसका जो है फोकस में है कि जो है मसूरी को कैसे बेहतर बनाया जाए।
हाँ, जो मसूरी में माल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर के समय समय पर शासन स्तर पर जो बैठकें हुई है, उनमें जो निर्देश प्राप्त हुए, उनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट जो थे उनको अपने अपने हिस्से का काम करना था समय से। चूँकि इसमें कल फिर एक बैठक होनी है शासन स्तर पर, तो इनमें से जो काम हो चुके हैं उनको रिव्यू किया गया कि कितने काम पूरे हो गए, कितने अभी अधूरे हैं और कितने टाइम बाउंड के अंदर किए जाने हैं। तो इसमें जो स्टेट डिपार्टमेंट हैं, जल निगम था, जल संस्थान है, विद्युत विभाग है, केबल डिपार्टमेंट है, नगर पालिका है, प्रशासन है, पुलिस है, इन सबको टास्क दिए गए थे, उन्हीं को रिव्यू किया गया है और ये टाइमली इन सब कामों को पूरे करने के, ताकि माल रोड का सौंदर्यीकरण का कार्य स्टार्ट होने से पहले जो यूटिलिटी शिफ्टिंग और अदर वर्क्स हैं ये को कंप्लीट हो जाए। मसूरी जो पेयजल योजना है उसकी लेइंग का काम तो हो गया, बट जो सड़कें खोदी गई हैं उनको हम उतनी तेजी से ठीक नहीं कर पाए संबंधित विभाग। कारण क्या है कि उन्होंने जो डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं, उसने सब कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं, उसने पेटी कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं, वो एक तरीके से बहुत स्लो वर्क है। तो उसमें मैंने एक्शन साहब को आज बुलाया और उनके डिपार्टमेंट को कहा कि आप यहीं पर परमानेंट विजिट करके इन सड़कों को दुरुस्त कराएं, इसलिए उनको थोड़ा सा डिपार्टमेंट को इस पर सख्ती से कहा। बुलेटिन में अब बात सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली को लेकर भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड ही क्या देश भर में सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की कार्यशैली अक्सर सवालों के घेरे में रही है। अक्सर उनके काम करने के तरीकों को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को लापरवाही करना भारी पड़ेगा। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की कार्यपद्धति में सुधार की कवायद तेज होने लगी है। लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में देहरादून आरटीओ में छापेमारी कर आरटीओ को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद शासन से लेकर प्रदेश के हर सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिसकर्मियों के तय समय में कार्यालय में पहुंचने को लेकर उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि पुलिस के तमाम अधिकारियों को पहले से ही ये निर्देश दिए गए हैं कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक आपको पुलिस मुख्यालय में अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा। इसके साथ ही जिले में एसएसपी कार्यालय में भी सुबह 10 से 5 तक अगर कोई आपातकालीन स्थिति नहीं होती है तो पुलिस कप्तानों को बैठना होगा। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी कि काम में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय सीमा का निर्धारण भी कर दिया गया है। साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोताही काम को लेकर के की तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए, हमने पुलिस मुख्यालय में भी सभी को निर्देशित किया, जितने अधिकारी हैं, जितना स्टाफ है, कि सभी को 10 से 6 बजे तक रहना मैंडेटरी है। यद्यपि मुख्यालय आपको पता ही है देर रात तक काम करता है, 7, साढ़े 7, 8 भी बज जाता है, किंतु 10 से 6 हमने मैंडेटरी किया हुआ है। लंच टाइम को छोड़कर के मैंडेटरीली 10 से 6 रहेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। चारों धामों में दर्शनों के लिए वो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो उत्तराखंड के चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ ही हेमकुंड साहिब में भी 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की सरकार ने कवायद तेज कर दी है। चारों धामों में इन दिनों भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलेंगे और हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो जाएगी। ट्रांसमिशन से बिजली सप्लाई के साथ ही सोलर और जनरेटर को भी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी धामों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जाए। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार की माने तो सभी धामों में निर्बाध बिजली सप्लाई की व्यवस्था कर दी गई है, यानी कि 24 घंटे बिजली की व्यवस्था रहे, किसी भी तरह की दिक्कतें सामने ना आए। चारों धामों के अलावा हेमकुंड साहिब में भी इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब यूपीसीएल ने इस दिशा में काम भी किया है। साफ तौर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी यहां पर मौजूद हैं और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत बिजली को लेकर के ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। वर्तमान में विद्युत व्यवस्था बेहतर है और पहले जो विद्युत की शॉर्टेज हो रही थी थोड़ा इम्प्रूव हुआ। मौसम भी थोड़ा सा कम टेम्परेचर होने की वजह से रिक्वायरमेंट कम हुई है। साथ साथ विद्युत की जो मांग है वो खपत की तुलना मांग घटी है और उसमें एनर्जी प्रोडक्शन में ग्रोथ आया है। जिस तरह से चारधाम यात्रा चल रही है, के कपाट खुलने वाले धामों में किस तरह की व्यवस्था की जाएगी?
विद्युत व्यवस्था पांचों धामों में सुचारू रूप से पहुंचा दी गई है और जो बर्फ के दौरान जो खराब लाइनें हो जाती हैं उनको सबको बेहतर करके टूट फूट को ठीक करके चालू कर दिया गया और सारे धामों में इस समय विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। यद्यपि आप सभी को मालूम है कि पांचों धाम जो हैं बहुत टफ टेराइन एरिया से होकर के बिजली गुजरती है, तो उनको मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कत आती है आंधी तूफान के दौरान, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे प्रयासरत हैं कि विद्युत आपूर्ति लगातार सुचारू रूप से चलती है। बुलेटिन में अब बात नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 की भी कर लेते हैं। दरअसल एनईपी 2020 को लेकर के पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो एनईपी 2020 है वो स्वर्णिम भारत की आधारशिला होगी। उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 देश को खड़ा करने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश दुनिया के सभी बड़े विश्वविद्यालयों ने ये माना है कि एनईपी 2020 राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा नीति है, वो पूरी दुनिया में गेम चेंजर का काम करेगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से छात्र छात्राओं को खेलकूद के साथ मानसिक शैक्षणिक स्तर को ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि तमाम क्षेत्रों में युवाओं को सोच और क्षमता और कौशल को विकसित करने का भी काम करेगा। एनईपी 2020 आई है वो 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की आधारशिला होगी। एनईपी 2020 न केवल देश को खड़ा करेगी, अभी दुनिया के तमाम शीर्ष विश्वविद्यालय चाहे कैम्ब्रिज हो, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, सभी विश्वविद्यालयों ने लगभग ये माना है कि ये जो एनईपी 2020 हमने नई नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है वो पूरी दुनिया में गेम चेंजर का काम करेगी। वो मातृ शिक्षा मातृभाषा की शिक्षण से शुरू होगी, वोकेशनल वो भी क्लास 6 से शुरू होगी प्रैक्टिकल के साथ, और शोध और अनुसंधान के जाएंगे। 12+2 को ख़त्म कर दिया, अब 5+3+4 होगा, जो शैक्षणिक स्तर को ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि तमाम क्षेत्रों में जो युवा है उसको पूरा मैदान भी देगा दौड़ने के लिए, सोच की क्षमता भी बढ़ाएगा और उसके कौशल को भी विकसित करेगा। शोध और अनुसंधान की दिशा में और तकनीकी प्रौद्योगिकी की दिशा में भी ये देश सशक्त होगा। ऐसी नीति आई है तो सब लोगों की है, पूरा देश एक हो गया है। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम लोगों के लिए किसी बड़ी सरदर्दी से कम नहीं है, लेकिन अब देहरादून के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल मेट्रो नियो के प्रस्ताव के पहले पड़ाव का काम पूरा हो चुका है। अगर सब सही रहा तो अगले 1 साल में मेट्रो नियो का काम धरातल पर भी दिखाई देने लगेगा और उसके बाद करीब 3 साल में राजधानी के 2 रूट पर मेट्रो नियो दौड़ने लगेगी, जिससे लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। साल 2017 से राजधानी देहरादून के लोग मेट्रो नियो का इंतजार कर रहे हैं। अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से मेट्रो नियो का प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा गया था। इसके बाद शासन ने ये 1850 करोड़ का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालय को भेजा था। मंत्रालय ने इसकी डीपीआर का थर्ड पार्टी रिव्यू कराया है, जिसमें कुछ सवाल पूछे गए थे। इनका जवाब शासन ने मंत्रालय को भेज दिया है और ये पड़ाव पार हो चुका है। अब मंत्रालय ने मेट्रो को एलिवेटेड के बजाय सड़क किनारे चलाने समेत कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। ये बिंदुवार जानकारी भी यूके एमआरसी ने शासन को भेज दी है और शासन ने इसे मंत्रालय को भेज दिया है। इसके बाद मंत्रालय विधि समेत तमाम संबंधित मंत्रालयों से इसकी रिपोर्ट भेजकर सुझाव मांगेगा। वहीं मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी जितेंद्र त्यागी का कहना है कि मंत्रालय के करीब 3 स्टेप रह गए हैं और इन स्टेप को पूरा होने में करीब 5 से 6 महीने लगेंगे और प्रस्ताव पास होने के बाद यूके एमआरसी की ओर से टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। एक कॉरिडोर है आईएसबीटी से गांधी मैदान या परेड ग्राउंड जिसे कहते हैं, दोनों के बीच की जो रोड है वहाँ पर है, और दूसरा कॉरिडोर जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो एफआरआई से स्टार्ट करके और रायपुर तक जाएगा, जिनका इंटरचेंज, इन दोनों कॉरिडोर्स का इंटरचेंज स्टेशन दर्शन लाल चौक पे, जिसका नाम हमने घंटा का रखा है उस स्टेशन का, वहाँ पर उनका इंटरचेंज स्टेशन बनेगा।
उत्तराखंड के जंगलों में इन दिनों आग लगी हुई है और ये नज़ारा हर बार गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है। इसके अलावा जंगलों में कई तरह की और दिक्कतें भी लगातार सामने आती रहती हैं। इन दिक्कतों को देखते हुए अल्मोड़ा वन विभाग की ओर से एक पहल की गई है। अब हर जंगली घटनाओं पर अल्मोड़ा वन विभाग की नजर रहेगी, क्योंकि वन विभाग वन क्षेत्र में वायरलेस टावर और लगाने जा रहा है। वन कर्मियों के पास वायरलेस हैंडसेट भी रहेगा। दरअसल पर्वतीय क्षेत्रों में वन विभाग के लिए घटनाओं का आदान प्रदान करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है, जिसके लिए अब वन प्रभाग द्वारा इसके लिए बड़ी मात्रा में वायरलेस हैंडसेट खरीदने की कवायद की जा रही है। प्रभागीय वनाधिकारी महातीम यादव ने बताया कि जनपद में अति दुर्गम में जंगल होने की वजह से वहां मोबाइल की नेटवर्किंग नहीं मिल पाती है, जिससे आग और मानव वन्य जीवों की घटनाओं के बारे में सूचना नहीं मिल पाती है, जिसके लिए अब अल्मोड़ा वन प्रभाग भारी मात्रा में वायरलेस हैंडसेट खरीदेगा और ऐसे जंगलों में वायरलेस टावर भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे वनों की हर घटनाओं पर नजर रखी जा सके। कि आप जानते हैं अल्मोड़ा जनपद में हमारे अत्यंत दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र हैं, जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी की बहुत गंभीर समस्या रहती है। विशेष रूप से हमारे आरक्षित वन क्षेत्रों में तो ये अत्यंत गंभीर समस्या रहती है। तो जैसे वनाग्नि की घटना हो या फिर मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना हो, ऐसे स्थिति में रियल टाइम रिपोर्टिंग और आपस में स्टाफ बात कर सके और तुरंत रिपोर्ट कर सके, तो मोबाइल नेटवर्क के न होने के कारण उनको अत्यंत गंभीर समस्या आती है और कई बार वो खतरे की स्थिति भी बन जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए अल्मोड़ा वन प्रभाग में बड़े पैमाने पर वायरलेस हैंडसेट की खरीद की जा रही है और इसके साथ साथ अल्मोड़ा जनपद के लिए एक अलग से वायरलेस नेटवर्क भी स्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है तथा उच्च स्तर से अनुमति भी प्राप्त की गई है। तो जंगलों में लगी आग की बात हो या फिर जंगलों में होने वाली दूसरी घटनाओं की, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि एक मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से वन विभाग को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जानकारी का आदान प्रदान नहीं हो पाता था। अब आप सोचिए, किसी जंगल में आग लगी है लेकिन मोबाइल में नेटवर्क ना होने की वजह से लोग इसकी जानकारी वन विभाग तक को नहीं दे पाते थे। कोई घटना जंगल में हो गई है, गुलदार दिखा है, गुलदार का शिकार किसी ने कर दिया है, ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अगर इस तरह की घटनाएं जंगलों में होती हैं लेकिन नेटवर्क ना हो, जिसकी जानकारी वन विभाग तक नहीं पहुंच पाती है, तो कितनी दिक्कतें होती हैं। अब इन दिक्कतों से पार पाने के लिए वन विभाग की ओर से पहल जरूर की गई है और उम्मीद तो यही करेंगे कि इस पहल के सुखद परिणाम भी देखने को मिलेंगे। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए ABC न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।